everyone, welcome to class 8 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 11 and the chapter name is the making of the national movement, that is from 1870s to 1947. This is your fourth session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1870s to 1947 और ये आपका फोर्थ सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, तो बच्चों इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड आवर न्यू टॉपिक दैट इज फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट. और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये स्लोगन है ना, और ये स्लोगन किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने. तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम 1890s की बात करते हैं तो 1890s के बाद जो मॉडरेट्स के व्यूज थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट्स लीडर्स थे जिनके मॉडरेट पॉलिसीज या ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते थे बच्चों, उसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा. और उसको क्रिटिसाइज कौन कर रहे थे? सो देयर वर थ्री मेन लीडर्स फ्रॉम थ्री डिफरेंट रीजन्स. फ्रॉम बंगाल इट वाज बिपिन चंद्र पाल, from Maharashtra it was Bal Gangadhar Tilak and from Punjab it was Lala Lajpat Rai. तो ये तीन इंपॉर्टेंट लीडर्स थे बच्चों जिनके अपने रेडिकल आइडियाज थे, राइट? तो इनके जो रेडिकल आइडियाज थे वो काफी डिफरेंट थे फ्रॉम दैट ऑफ द मॉडरेट आइडियाज ऑफ द लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो यहाँ पे ये जो लीडर्स थे, राइट, तो अपोज कर रहे थे टू द आइडियाज ऑफ द मॉडरेट लीडर्स, राइट, कि जो मॉडरेट लीडर्स डिमांड कर रहे थे टू दी ब्रिटिश गवर्नमेंट और दी एडमिनिस्ट्रेशन. तो उनको लग रहा था कि जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड ना करके दे शुड हैव फेथ इन देयर ओन स्ट्रेंथ, है ना, और अपने स्ट्रेंथ के ऊपर उनको कंट्रोल होना चाहिए, उनको फेथ होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के गुड इंटेंशंस पे उनको भरोसा करना चाहिए. तो इनके कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते थे. और उसके बाद हमने देखा दैट बाल गंगाधर तिलक ही रेज्ड द स्लोगन दैट फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मैं लेकर रहूंगा. और इसी स्लोगन के साथ उन्होंने बहुत सारे लोगों को एकजुट किया इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, राइट. और उसके बाद हमने दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा कि 1905 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था बच्चों? बंगाल का विभाजन यानी कि पार्टीशन किया था, है ना. तो अगर हम बंगाल पार्टीशन की बात करते हैं तो उसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा एंगर आया था और इसकी वजह से बहुत सारे मास डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे, पब्लिक प्रोटेस्ट हुए थे और न्यूज़पेपर्स में लोगों ने बहुत आर्टिकल्स लिखना शुरू किया था, राइट. और उसी की वजह से क्या हुआ था कि 1911 में वापस से लॉर्ड कर्जन को उन्होंने जो ये पार्टीशन किया था बंगाल का इनटू बंगाल एंड ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में मैप में दिखाया था. तो हमने देखा कि ये जो इन्होंने ये पार्टीशन किया था लॉर्ड कर्जन ने, वो उनको वापस लेना पड़ा. क्यों? क्योंकि लोगों का दबाव बहुत ज्यादा पड़ने लगा था और उसकी वजह से ये लॉर्ड कर्जन या उनके जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे बच्चों, दे वर नॉट एबल टू फेस द एंगर ऑफ द इंडियंस, राइट. तो 1911 में वापस से बंगाल एक हो गया था. उसके बाद हमने देखा स्वदेशी मूवमेंट के बारे में. तो हम लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट में क्या पढ़ा था कि इट वाज इन द बैकड्रॉप ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल कि स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, राइट. और ये स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था बेसिकली? तो इसमें जितने भी इंडियंस थे दे बॉयकॉटेड द ब्रिटिश गुड्स एंड ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, कि जितने भी ब्रिटिश गुड्स मार्केट में थे या लोग यूज कर रहे थे उनको टोटली बॉयकॉट किया जाने लगा, उनको टोटली उसका आविष्कार किया जाने लगा, उसके आविष्कार किया जाने लगा. उसके अलावा आप लोगों ने देखा कि जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे, अब ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस कहने का क्या मतलब है कि जो भी स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, राइट, या जो भी जॉब्स कर रहे थे ब्रिटिश के अंडर, तो इन सारी जगहों को इंडियंस ने बॉयकॉट किया. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे बच्चों जिन्होंने सजेस्ट किया कि रेवोल्यूशनरी फोर्स के थ्रू हम ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से देयर वाज द शिफ्ट फ्रॉम द मॉडरेट पॉलिसीज टू द एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज. और ये एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज कहने का क्या मतलब है
कि लोग अब क्या कर रहे थे बच्चों, वायलेंस की तरफ जा रहे थे। इसके पहले यहाँ पे आप देखोगे कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करते हैं और उसके अंदर जो मॉडरेट लीडर्स थे, उनके कुछ मॉडरेट पॉलिसीज थे। क्या थे? तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड्स कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि उनके जो गुड इंटेंशंस है ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो उनको समझकर वो ये सारे डिमांड्स रख रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। लेकिन क्या उनको पता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सारी डिमांड्स पूरा करेंगे या नहीं? और इसी की वजह से देयर वाज दिस डिफरेंट ग्रुप जो ये मॉडरेट पॉलिसीज को बिल्कुल क्रिटिसाइज कर रहे थे, है ना? और उसकी वजह से बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हमारे कंट्री में आने लगे थे, राइट, who believed in violence। और इसी की वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ इट व्हाट हैपेंड, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है बच्चों, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट इज बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। नाउ मीनवाइल द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907, जिसको हम लोग सूरत स्प्लिट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरत सेशन में स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का। ओके, नाउ द मॉडरेट्स वर अपोज्ड टू द यूज ऑफ बॉयकॉट। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों कि जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे जो मॉडरेट पॉलिसीज को सपोर्ट करते थे, राइट, हु बिलीव्ड इन मेकिंग डिमांड्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और अपने डिमांड्स को वो पूरा करने के लिए कुछ करते, राइट, पीसफुल मैनर में कुछ करते, इसलिए वो अपोज थे टू द यूज ऑफ दिस बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स और द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, जिसके बारे में हम लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट में पढ़ा था, और द यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। They felt that it involved the use of force। उनको क्या लगने लगा कि जो भी मॉडरेट लीडर्स थे उनको ऐसा लगने लगा कि ये जो बॉयकॉट है बच्चों, इसमें फोर्स यूज किया जाएगा, और इसकी वजह से they were opposed to this idea। And here this picture is depicting the split of Congress in the year 1907। After the split, the Congress came to be dominated by the moderates, with Tilak's followers फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा था, राइट, हु क्रिटिसाइज्ड द आइडियाज ऑफ द मॉडरेट लीडर्स। द टू ग्रुप्स reunited in December 1970। अब 1907 में पूरे ग्रुप ने, ये कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था बच्चों, दो ग्रुप में डिवाइड हुआ था, बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। और यहाँ पे आप देखो कि फाइनली ये दोनों ग्रुप कब रीयूनाइट करते हैं, तो ये दिसंबर 1915 में दोनों ग्रुप फिर से रीयूनाइट होते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक हियर, दैट इज ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। अब ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे आप जो टर्म देख रहे हो बच्चों, मास, मास कहने का मतलब क्या है? पब्लिक, दैट इज ऑल द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन दिस protest, the national struggle, okay, so, or the freedom struggle। So after 1919 the struggle against the British rule gradually became a mass movement। अगर हम 1919 के ईयर के आगे की बात करते हैं बच्चों, तो जो नेशनल, जो फ्रीडम स्ट्रगल था अगेंस्ट द ब्रिटिश, ओके, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो ये स्ट्रगल बहुत पहले से चलता आ रहा था, इसमें हम ग्रेजुअली क्या देखते हैं कि इट बिकेम अ मास मूवमेंट। मास मूवमेंट कहने का क्या मतलब है? इट इन्वॉल्व्ड peasants, tribals, students and women in large numbers and occasionally factory workers as well। अब मास मूवमेंट कहने का मतलब है कि जितने भी सिटीजन्स हमारी कंट्री के हैं, belonging to different caste, different colors, different religions, they were participating in this national struggle against the British rule or the freedom struggle against the British rule। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1919 के बाद ये जो मास मूवमेंट था बच्चों, इसमें पेजेंट्स भी भाग ले रहे थे, इसमें ट्राइबल्स भी भाग ले रहे थे, इसमें स्टूडेंट्स भी भाग ले रहे थे, और तो और इसमें विमेन भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। ओके, तो ऐसे हम बहुत सारे मूवमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं अपने आगे के सेशंस में, जिसमें हम देखेंगे द लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल from all across the country, right? Now certain business groups too began to actively support the Congress in 1920s। तो ऐसे कुछ बिजनेस ग्रुप्स भी थे बच्चों, है ना, जो हाई क्लास या अपर क्लास से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी एक्टिवली सपोर्ट करना शुरू किया, किसको? कांग्रेस को, फ्रॉम 1920s, right? The First World War altered the economic and political situation in India। अब आप लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना होगा।
तो हमारे पूरे वर्ल्ड में ये पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बच्चों? सो इट ऑकर और इट हैपेंड between 1914 to 1918. So two great powers they fought against each other. Okay? तो यहाँ पे आप देखो कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट हमारे कंट्री के ऊपर कैसे पड़ा. सो इट ऑल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया. राइट? कि हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन था, जो पहले से ब्रिटिश रूल के अंदर ऑलरेडी इट वाज गोइंग इनटू द रूल्स. राइट? जो हमने अपने फर्स्ट सेशन में भी पढ़ा था कि किस तरीके से ब्रिटिश के जो पॉलिसीज थे और ब्रिटिश के जो एक्ट्स थे बच्चों, उसका एडवर्स इंपैक्ट हमारे इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर भी पड़ रहा था. नाउ इट लेड टू अ ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने भी पार्ट लिया था, है ना? तो जब ब्रिटेन ने पार्ट लिया तो जाहिर सी बात है कि उनको वेपन्स चाहिए होगा, आर्म्स चाहिए होगा, उसके अलावा रिसोर्सेज एंड ऑल्सो द आर्मीज. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि डिफेंस एक्सपेंडिचर में बहुत ही ज्यादा राइज होने लगा. और ये डिफेंस एक्सपेंडिचर कहां से लिया जा रहा था? फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नाउ द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस और इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स. अब डिफेंस एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ कि ब्रिटेन को बहुत सारे पैसे चाहिए थे ताकि वो और वेपन्स खरीद सके, या जो भी उनके वेपन्स हैं उनके पास उसको अच्छे से यूज करे, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करे. और इसकी वजह से क्या हुआ था बच्चों कि हमारे कंट्री में टैक्स को इंक्रीज किया गया ऑन इंडिविजुअल इनकम. ओके? पर्टिकुलर इंडिविजुअल इनकम्स का टैक्स इंक्रीज होने लगा. जितने भी बिजनेस प्रॉफिट्स हो रहे थे बच्चों, उस पे जो टैक्स हो रहा था उसे भी इंक्रीज किया जाने लगा. तो इनडायरेक्टली आप यहाँ पे क्या समझते हो? दैट हु वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड? ऑब्वियसली द इंडियंस वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड because of the First World War. Okay? Now increased military expenditure and the demands for war supplies led to a sharp rise in prices which created great difficulties for the common people. अब यहाँ पे जाहिर सी बात है बच्चों कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ था और वॉर सप्लाईज में भी जो डिमांड्स हो रहे थे बच्चों, उसमें भी इंक्रीज होने लगा. और उसका यहाँ पे आप देख सकते हो इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? टू दी कॉमन पीपल, जिनके पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं बच रहा था. क्योंकि जो भी यहाँ पे बन रहा था, जो भी इंडिया से ग्रेन से जो भी चीजें हो रहे थे बच्चों, वो वॉर सप्लाईज में ब्रिटेन जाने लगे. राइट? डिफरेंट रीजन्स पे जाने लगे जहां पे ब्रिटेन की आर्मी वहां पे लड़ रही थी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ऑल्सो ऑन द अदर हैंड बिजनेस ग्रुप्स रीप्ड फैबुलस प्रॉफिट्स फ्रॉम द वॉर. उसके अलावा आप देखो कि जो बिजनेस ग्रुप्स थे बच्चों, उनको काफी प्रॉफिट होने लगा था फ्रॉम द वॉर हियर. नाउ दीज टू पिक्चर्स आर शोइंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि किस तरीके से बड़े बड़े वेपन्स यूज किए जा रहे थे इन द वॉर. राइट? द वॉर ऑल्सो लेड द ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर आर्मी. अब वॉर में क्या हो रहा था बच्चों? Now the British they were facing the shortage of army, और इसकी वजह से उन्हें अपने आर्मी को भी एक्सपैंड करना पड़ा. और वहां आप देखो कि उन्होंने क्या किया था. Now villages were pressurized to supply soldiers for an alien cause. तो यहाँ पे जो इंडिया में विलेजेस थे बच्चों, और विलेजेस में जो विलेजर्स रह रहे थे, राइट, वहां के जो रहने वाले लोग थे उनको प्रेशराइज किया जाने लगा इन ऑर्डर टू सप्लाई दी सोल्जर्स. ओके? कि जितने भी विलेजर्स थे उनको जबरदस्ती आर्मी में भेजा जा रहा था ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके इन दी वॉर फ्रॉम द ब्रिटेन साइड. ओके? Many returned after the war with an understanding of the ways in which imperialist powers were exploiting the peoples of Asia and Africa, and with a desire to oppose colonial rule in India. तो यहाँ पे आप देखो कि एक important change क्या हुआ था, that many people who returned after the war, कि जो भी villagers वॉर में पार्टिसिपेट किए थे वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके ब्रिटिश के साइड से वो लड़ने गए थे. तो उन्होंने क्या रियलाइज किया था? उन्होंने अंडरस्टैंड किया ऑल द वेज इन विच imperialist powers were exploiting the people of Asia and Africa. कि जो ब्रिटेन के कॉलोनीज थे बच्चों, वो अफ्रीका में भी थे और एशियन कंट्रीज में थे, हमारे कंट्री में भी था, है ना? तो किस तरीके से ये जो imperialist पावर है वो हमारे कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये ऑल द पीपल हु वर बिलोंगिंग टू द रीजन्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया,
उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इस चीज को ये जो आर्मी में इंडियंस गए थे वो काफी अच्छे तरीके से समझने लगे। एंड ऑल्सो अ डिजायर टू अपोज द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। और उसके बाद उनके अंदर एक डिजायर आया दैट दे शुड अपोज द कॉलोनियल रूल। और इसी की वजह से अगर हम 1919 के आगे की बात करते हैं, सो दिस लेड टू अ मास मूवमेंट इन आवर कंट्री, जिसमें कि पेजेंट्स भी पार्टिसिपेट करने लगे, क्योंकि उनको समझ में आने लगा कि किस तरीके से ब्रिटिश हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, है ना, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हमारे पैसों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, राइट। एंड दे वांटेड टू अपोज द ब्रिटिश रूल। और इसी वजह से वो जितने भी मूवमेंट्स हो रहे थे हमारे कंट्री में ऑल अक्रॉस द कंट्री, उसमें वो पार्टिसिपेट करने लगे। ओके तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, जिसमें हमने देखा कि 1907 में कांग्रेस वाज डिवाइडेड into two groups, that is moderates and extremists, and they reunited in December 1950. उसके बाद हमने दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा अबाउट द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म दैट इन्वॉल्व्ड द पेजेंट्स, द ट्राइबल ग्रुप्स, द विमेन and also students, the business groups as well as the factory workers. और हमने ये देखा ये कब शुरू हुआ था? It happened after 1919, that is after the end of First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब किस बीच हुआ था बच्चों? तो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ो, और जितने भी डेट्स आपको बताए जा रहे हैं बच्चों वो आप अपने दिमाग में रखो, बिकॉज these dates are really important when we are talking about the national struggle here. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.